हेलो दोस्तों मैं उमर फैज़ ही आप सभी का इस्तेमाल करता हूं आपके इस प्यारे स्पेस में जहां मैं आपको सीडीपी और उर्दू पढ़ा रहा हूं। दोस्तों सीडीपी हम लोग आधे से ज़्यादा चीज़ें हम लोग सीडीपी में ख़त्म कर चुके हैं और उर्दू जो है आपकी उर्दू भी ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म ही है 95% या 99% कह सकते हैं आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है। सिर्फ शोरा को पढ़ना है और उर्दू भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और सीडीपी हम लोग आधे से ज़्यादा चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। अब सिर्फ हम लोगों को साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना है जिसमें हम लोगों ने देखा है पियाजे को हम लोग देख चुके हैं, वाइगोस्की को देख चुके हैं, जेरोम ब्रूनर को देख चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग एरिक एरिक्सन को पढ़ने वाले हैं। एरिक एरिक्सन ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, हमारे जो डेवलपमेंट होता है उसके ज़रिए क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है। तो इन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं, यानी 8 स्टेजेस इन्होंने बताई है और वो क्या क्या स्टेजेस है, किस तरीके से ये काम करती हैं, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा क्लास को। आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। एरिक एरिक्सन ने सबसे पहले एरिक एरिक्सन जो है, एरिक एरिक्सन के मुताबिक शख्सियत जो है हमारी पर्सनालिटी है उसकी नशोनुमा ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में समाजी और नफ्सियाती कशमकश से होती है। मतलब इन्होंने कहा है कि दो चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं हमेशा। मतलब कोई भी चीज़ आप जब देखेंगे, जैसे हमारे साथ, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो एक हम आपको नॉलेज भी दे रहे हैं और हमारे साथ नॉलेज आ भी रहा है। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, आपके क्वेश्चन से हमारे पास तनकीदी सोच आ जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाए, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारी एक तरफा पढ़ाई चल रही, ठीक है। और अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपसे सीख ली है हमने, है ना। तो इन्होंने कहा है कि हमेशा से जब हमारे डेवलपमेंट होता रहता है, हम लोग अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में रहते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमारे साथ होती रहती है। एक अच्छी चीज़ होती रहती है, एक बुरी चीज़ होती रहती है। अगर अच्छी चीज़ से हम लोग क्या किए, अच्छी चीज़ पर हमारा रुझान अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा रहा तो हमारे जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छा होगा। अगर हमारे बुरी चीज़ पर रुझान ज़्यादा रहा या ऐसी एक्टिविटी हुई, हमारा नहीं मतलब हमारे साथ ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे बुरा असर हम लोगों के ऊपर पड़ा, तो बच्चे का फिर डेवलपमेंट जो होगा वो बुरा होगा। यही पूरा इनकी थ्योरी में दिया गया है। जो 8 तरह की इन्होंने थ्योरी दी है, 8 तरह की समझ लो दी है, लेकिन वो है 16 तरह की। तो कुल मिलाकर देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन के मुताबिक शख्सियत की नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल समाजी और नफ्सियाती कशमकश से होती रहती है। वही बताया ना कि आपकी कशमकश में रहेंगे, एक अच्छी चीज़ रहेगी आपके साथ, एक बुरी चीज़ रहेगी। हमेशा से आपके साथ दो चीज़ें आती रहेंगी। पहले नंबर पर एक अच्छी चीज़ रहेगी, दूसरे नंबर पर एक बुरी चीज़ रहेगी। आपका रुझान जिस तरफ रहेगा उसी तरफ की आपकी शख्सियत होगी। 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी 8 स्टेजेस इन्होंने बताया है। ईच स्टेजेस प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग इट्स सक्सेसफुली बिल्ड पर्सनालिटी। हर मरहला एक कशमकश पेश करता है और उसको कामयाबी से हल करना शख्सियत को मजबूत बनाता रहता है, ठीक है। मतलब हर जगह पर हम लोगों को क्या किया जाता है, एक कंफ्यूजन दी जाती है, एक कॉन्फ्लिक्ट दिया जाता है, ठीक है। एक कशमकश में हम लोग रहते हैं। अब उसी कशमकश में अगर हम लोग उस कशमकश से निकल जा रहे हैं, जैसे आपके सामने दो चीजें हैं, एक ट्रस्ट है और मिसट्रस्ट, है ना। तो वहां पर अगर उस कशमकश से आप अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी में निकल जा रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। तो हर मरहला में इनकी एक कशमकश पेश की जाती है और इसको कामयाबी से हल करना ही शख्सियत को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो इन्होंने 8 स्टेजेस में सबसे पहले नंबर पर रखा है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी एतमाद वर्सेस बेएतमादी। अब ये क्या है, एतमाद वर्सेस बेएतमादी। इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब बर्थ से, बच्चे की जो बर्थ होता है, बच्चे से पैदा होने के बाद से लेकर 1.5 साल तक ये वाली चीजें चलती रहती हैं। बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चा पैदा होने से 1.5 साल तक ये चीजें चलती रहती है। यानी आप अगर बच्चे के अंदर एतमाद जगा दे रहे हैं तो बच्चे आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरे नंबर पर अगर मिसट्रस्ट हो जाएगा तो बच्चे कभी आपकी गोद में आएंगे नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ और उससे लेकर 1.5 साल तक जब भी बच्चा रहेगा, तो जब बच्चे की जरूरियात, जो उसकी ज़रूरियत है, जैसे उसमें एतमाद के बारे में बात करें, जब बच्चे की ज़रूरियात जैसे दूध, प्यार, हिफाजत वक्त पर पूरी की जाए तो वो अपने इर्द गिर्द और लोगों पर एतमाद करना सीख जाता है। वहीं पर अगर बेएतमादी के बारे में बात करें, मिसट्रस्ट के बारे में बात करें, तो अगर बच्चे की ज़रूरियात पूरी ना की जाए उसमें दुनिया के लिए बेएतमादी और खौफ पैदा हो जाता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे बच्चा अपने इर्द गिर्द जो भी लोगों के पास रहता है, बच्चे को उस टाइम पर क्या चाहिए, बच्चे को चाहिए उस पर उसकी जो भी ज़रूरियत है वो उसकी नीड को पूरे करना। सबसे पहले नंबर पर उसकी नीड क्या है, सबसे पहले नंबर पर है उसको खाना। अगर खाना टाइम से मिल जा रहा है तो खाना देने वाले इंसान को पसंद करेगा।
ठीक है। दूसरे नंबर पर है प्यार, कि उसको खिलाने वाला चाहिए, जो वो उसको बाहर ले जा रहा है, जो उसको खिला रहा है, उस पर वो एतमाद करेगा। और तीसरे नंबर पर उसकी हिफाजत चाहिए, हिफाजत, किसी भी चीज से हिफाजत करनी, जो भी उसकी हिफाजत करेंगे उसको वो पसंद करेगा। अगर आप छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को अगर आप बाहर ले जा रहे हैं या आप घर में उसको डांट दे रहे हैं, खूब तेजी से डांट दे रहे हैं, प्यार की जगह उसको नफरत दे रहे हैं, नफरत एक तरह से नहीं कह सकते, आप गुस्से में डांट दिए या कुछ भी डांट दिए, तो फिर वो क्या करेगा, एक बार डांट दिए, दो बार डांट दिए, वो आपसे किनारा करना शुरू कर देगा। और एक चीज, जैसे हम लोग ऐसे रहते हैं कि बच्चे को ऐसे एक गाल वाल पकड़ लेते हैं, खूब तेजी से पकड़ लेते हैं, है ना। तो अगर आप बच्चे को आराम से गाल पकड़े तो ठीक है, अगर बहुत तेजी से पकड़े तो उसको पता चल जाएगा कि ये मुझे तेजी से पकड़ रहा है, उसको दर्द होने लगेगा और फिर रोना शुरू कर देगा, फिर कभी भी वो आपकी गोद में नहीं आएगा। या आप उसको लेकर डांट दिए या उसको लेकर हल्का सा मार दिए, तो फिर वो मिसट्रस्ट की स्टेज में चला जाएगा, फिर वो एतमाद में नहीं रहेगा, फिर वो भरोसे में नहीं रहेगा। जो छोटा बच्चा है अभी उसको पास इतनी समझ नहीं है कि वो कोई चीज समझ सके या आपसे बातें कर सके, लेकिन उसके अंदर इतनी चीजें डेवलप हो चुकी रहती हैं कि वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में फर्क कर लेता है। अगर आप उसके साथ सही तरीके से रवैया अख्तियार करेंगे, बच्चे के साथ बच्चे की हिफाजत करेंगे, बच्चे को प्यार करेंगे, बच्चे को खाना प्रोवाइड करते रहेंगे प्रॉपरली, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। अब कहीं पर भी हजार लोगों के बीच में रहेगा, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो फिर उसको लगेगा कि हाँ मेरा कोई अपना है। अगर हजार लोगों के बीच में जाकर बच्चा रो रहा है, यानी वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। वहीं पर अगर हजार लोगों के बीच में उसकी वालिदैन रहेंगे, उसके मम्मी पापा रहेंगे, या उसके कोई भी भाई बहन उसके आसपास रहेंगे, तो उसको लगेगा कि नहीं मेरा अपना कोई है। तो जो मेरा अपना कोई है वाली जो भावना है, जो उसका वही इमोशन है, वही उसका एतमाद कहलाता है, वही उसका ट्रस्ट कहलाता है। किसके हिसाब से, एरिक एरिक्सन के मुताबिक। और अगर वहां पर आपको वो कुछ नहीं समझ रहा है या आपके होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने उसका बेएतमादी उसके दिल में पैदा कर दी है। अब वो आप पर किसी भी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो मिसट्रस्ट की स्टेज में चला गया है। तो पहले नंबर पर डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, पहले नंबर पर आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में होगा, यानी बच्चे को ट्रस्ट जगाना है या मिसट्रस्ट जगाना है, तो इस हिसाब से हमको बच्चों के साथ रहना चाहिए कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, ना कि मिसट्रस्ट। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का एक पार्ट हो जाएगा जो पैदाइश से शुरू होता है और 1.5 साल तक लगातार हमारा चलता रहता है, जिसमें बच्चे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में रहते हैं। दूसरे नंबर पर आपका आ जा रहा है, दूसरे नंबर पर आपका है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी खुद मुख्तारी और शर्मिंदगी। अब क्या होगा, 1.5 साल से लेकर 3 साल का, अब वही बच्चा जो 1 साल से जो पैदा हुआ था और 1.5 साल का था, वो आप डांट दे रहे थे तो वो आपसे गुस्सा हो जा रहा था या जो भी चीजें हो जा रही थी, है ना। लेकिन अब जो बच्चा है, वही बच्चा जब 1.5 साल से 3 साल के दरमियान आ जाता है, जब बच्चे को खुद से काम करने की इजाजत दी जाए और हौसला अफजाई की जाए, तो वो खुद मुख्तार बनने लगता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, और वो क्या कर रहा है, कोई काम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 1.5 साल का बच्चा क्या ही काम करेगा, 3 साल के बच्चे में क्या ही काबिलियत रहेगी, वो कोई मदद करेगा किसी की या कोई काम करेगा, नहीं, उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं रहेगी कि वो किसी की मदद करे, ना तो वो कोई अच्छा काम करे, हमेशा काम बिगाड़ेगा वो, है ना। अगर कोई काम कर रहा है वो, तो काम करने से कहीं ज्यादा वो काम बिगाड़ने में माहिर रहेगा, जो छोटा सा मतलब 1.5 साल से लेकर 3 साल के दरमियान का बच्चा रहेगा। तो उसमें अगर वहीं पर आप क्या कर दे रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर दे रहे हैं, वो पेन उठा रहा है तो आप कह दे रहे हैं बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा काम है, लिखो लिखो। चाहे वो लाइन ही खींच रहा है, आपको पेडागोजी में पढ़ाए थे कि लाइन खींचना ही बच्चों का लिखना हो जाता है ना। पेडागोजी में लाइन, अगर बच्चा ऐसे पेन उठाकर कोई भी ऐसे पार इधर उधर लाइन खींच दे रहा है, वो भी उसका लिखना ही कहलाएगा। तो अगर वो 1.5 साल का बच्चा है और अपने वालिदैन को देखकर किताबें उठा रहा है, तो भी आपको तारीफ करनी चाहिए। पेन उठा रहा है तब भी आपको तारीफ करनी चाहिए। जब वो कोई भी काम अपने से कर रहा है, जब बच्चे खुद से काम करने की इजाजत दी जाए, तो वो हौसला अफजाई की जाए उसकी, तो वो खुद मुख्तार बनने लगते हैं। मतलब उनके अंदर खुद मुख्तारी आती है कि हाँ मैं ये सारी चीज कर सकता हूँ, मैं पेन से लिख सकता हूँ, मैं किताब को उठा सकता हूँ, मैं गिलास को यहाँ से ले जाकर वहां पर रख सकता हूँ, है ना, मैं कोई सामान अपने लाकर अपने मम्मी पापा को दे सकता हूँ। तो ये उनके अंदर भरोसा आना शुरू हो जाता है, अपने ऊपर भरोसा आना शुरू हो जाता है। और वहीं पर अगर हम लोग यही टाइम पर 1.5 साल से 3 साल के दरमियान ही एक ऐसा पीरियड चलता रहता है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि बच्चा खुद मुख्तार बन सकता है, यानी अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक और पीरियड चलता रहता है जिसको हम लोग शर्मिंदगी बोलते हैं, शर्मिंदगी और शक, शेम एंड डाउट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इट कंस्टेंटली क्रिटिसाइज ओवर द ओवर कंट्रोल एंड द चाइल्ड मे फील अशेम्ड एंड डाउटफुलनेस। अब क्या होता है कि अगर बच्चे को हर काम में टोका जाए या शर्मिंदा किया जाए, तो वो खुद पर शक करने लगता है।
जैसे अब वही 1.5 साल का बच्चा है, उसको पेन उठा रहा है, उसको डांट दे रहे हैं कि पेन नहीं उठाना है, अपना तुम जाओ, अपने इधर जाओ उधर जाओ, है ना। अगर वो कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, गिलास उठा रहा है या प्लेट इधर से उधर कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वही काम अपने आसपास देखेगा, वो अपने मम्मी पापा को वही काम देखते हुए करेगा कि घर में क्या काम हो रहा है, घर में एक जगह से दूसरी जगह प्लेट जा रही है तो लोग पढ़ने बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, है ना। यही सब तो काम देखेगा। वो ये काम थोड़ी देखेगा कि कार कैसे बनती है या क्या बोलते हैं ड्राइविंग कैसे की जाती है, ये सब काम थोड़ी देखेगा। वो घर में जो काम हो रहा है वही काम देखेगा। जैसे फैन जो है, फैन ऑन करेगा, एसी ऑन करेगा, है ना, लाइट ऑन करेगा, यही सब तो बच्चा देखेगा जब 1.5 साल से 3 साल के दरमियान है। ठीक है, यही सब तो बच्चा देखेगा कि 1.5 साल के 3 साल के दरमियान यही सब तो अपने घर में देखेगा। तो अब उसी टाइप पर अगर वो बच्चा बटन दबाने की कोशिश कर रहा है तो सेफ्टी से आप उसकी तारीफ कर सकते हैं कि हाँ बेटा तुमने लाइट ऑन कर दी, उसका हाथ पकड़कर ऑन करवा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक भरोसा आ जाएगा कि मैं भी कर सकता हूँ। वही काम जो वालिदैन कर रहे हैं, वही काम जो मेरे भाई बहन कर रहे हैं, वो काम मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके अंदर क्या आ जा रहा है, उसके अंदर खुद मुख्तारी आ जा रही है कि हाँ मुझे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जा रहा है। वहीं पर अगर हम उसको डांट दे रहे हैं कि आज के बाद अब करना मत, ये हो जाए या वो हो जाएगा, प्लेट गिर जाएगी, फूट जाएगी, गिलास टूट जाएगा, है ना, तो फिर वो क्या करेगा। अब वो उसको हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। तब अब उसको ऐसा लगने लगेगा कि मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊंगा जो मेरे वालिदैन कर रहे हैं या जो मेरे भाई बहन कर रहे हैं। अब वो सारे काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं ये सब काम कर सकूं। तो वो उसको शर्मिंदगी महसूस होगी वो काम में। वही चीज से शर्मिंदगी या वही चीज से जो अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊंगा, वही चीज लगातार आगे बढ़ता रहता है। जो बड़े हो जाते हैं बच्चे और फिर भी उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं रहती कि कोई काम अकेले कर सकें या कोई फैसला अकेले ले सकें। आपने सुना होगा कि जैसे अपने आपने आसपास देखा होगा जो क्लासेस होती हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो बैक बेंचर्स रहते हैं ना, बैक बेंचर्स रहते हैं, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना टहलेंगे, घूमेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो एक आध बच्चे होते हैं जो जैसे बहुत बड़े घर के रहते हैं, अमीर घर के रहते हैं, है ना, जिनको घर में बंद करके रखा जाता है। बंद करके रखा जाता है मीन्स कि घर में बहुत गाइडेंस, मतलब ऐसा रहता है कि इंस्ट्रक्शन देकर वो किया जाता है, पाला जाता है। मतलब कोई कहीं नहीं जा सकता बिना ये करे वो करे, है ना, मतलब बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता कि कोई बच्चा अपने से बोल ले। तो फिर ऐसा क्या होता है, जब वो स्कूल जाते हैं तो वो कहीं स्कूल से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, अपनी क्लास में चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई फालतू बात नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमेशा से हम लोगों ने पढ़ा है कि डेवलपमेंट जो होता है, इंसान का डेवलपमेंट होता है, वो जितना वो सीखेगा, जितना वो बोलेगा उतना ज्यादा वो करेगा, जितना प्रोजेक्ट वर्क करेगा उतना समाज को वो सीखेगा, जितना समाज में रहेगा उतना समाज ही रहेगा। अपने आसपास देख लीजिए कितने लोग समाजी ऐसे होंगे, अपने आसपास ही बहुत लोग ऐसे होंगे जो समाजी नहीं होंगे, जिनको समाज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ वो समाज में रह रहे हैं। तो ये क्या है, उनके अंदर वो सारी चीजें बचपन से जगाई ही नहीं गई हैं, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं किया गया है। अब चाहे उनके वालिदैन नहीं पैदा किया होगा, चाहे उनके घर वाले, किसी ने भी ऐसा किया होगा कि उनको हर चीज के लिए रोका टोका होगा। अब जब वो रोक टोक रहे हैं ना, तो फिर वो बच्चे के दिमाग में वही रोकना टोकना ही भर जा रहा है। अब जब भी वो बड़ा हो जाएगा, ना तो खुद से अपना अकेला फैसला ले सकता है, ना ही कहीं पर वो जा सकता है, ना ही कोई खुलकर बात कर सकता है। तो ये खुद मुख्तारी और शर्मिंदगी वाली शक है जो कि 1.5 साल से लेकर 3 साल के दरमियान ही शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पर कंट्रोल नहीं पाया गया, खुद मुख्तार नहीं बनाया गया बच्चों को, तो फिर वो आगे चल के हमेशा वैसे ही रह जाएंगे। कहीं पर छोटा सा छोटा काम करना रहेगा, उससे भी वो आपकी सलाह या मशवरा लेते रहेंगे, या उनके इतनी काबिलियत नहीं रहेगी वो छोटा से छोटा फैसला ले सके। तो यहाँ से उनकी 1.5 साल से लेकर 3 साल के बीच में खुद मुख्तारी और शर्मिंदगी का पार्ट शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पर हमारा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल, और दूसरे नंबर पर जुर्म का एहसास। अब ये पहल क्या होता है, अब यहीं पर 3 साल से लेकर 5 साल के दरमियान वही बच्चा आ जाता है। जब हम लोग खुद मुख्तारी उसमें पैदा कर दिए, पहले नंबर पर समझ लो उसके अंदर भरोसा पैदा कर दिया अपने लिए और उसके लिए, उसके अंदर इतना भरोसा पैदा कर दिए। दूसरे नंबर पर हमने उसको खुद मुख्तार बना दिया कि हाँ बेटा तुम कोई भी काम कर सकते हो, उसकी कोई भी काम करे वो उसकी तारीफ की जाए। ठीक है, उसके बाद वो हो गया। तीसरे नंबर पर जब वही बच्चा आता है इनिशिएटिव पहलू पर आता है वर्सेस गिल्ट पहलू पर। अब ये क्या होता है, इनिशिएटिव मींस क्या होता है, पहल। जब बच्चों की तख्लीकी सलाहियत को सराहा जाए तो पहल करने का जज्बा सीखते रहते हैं। जैसे है व्हेन चिल्ड्रन आर इनकरेज्ड टू टेक क्रिएटिव स्टेप्स एंड डिसीजंस दे डेवलप इनिशिएटिव। दूसरे नंबर पर यही चीज क्या होती है, इफ दे आर द ऑफन टोल्ड डू नॉट दिस दे मे स्टार्ट फीलिंग गिल्टी फॉर द टेकिंग एनी इनिशिएटिव। अब वही चीज जब हम लोग छोटे पर, जब 1.5 साल से लेकर 3 साल के बीच में जब बच्चे को लगातार टोक रहे हैं कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, ये काम मत करो, वो काम करो, तो फिर बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर
गिल्ट महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अगर बच्चों को बार बार रोका जाए किसी चीज के तो वो हर बात पर शर्मिंदगी महसूस करना शुरू कर देंगे। तो ये 3 साल से लेकर 5 साल के दरमियान चल रहा है। अगर वही शुरुआती मरहले में हम लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसकी हौसला अफजाई करेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा कि जब बच्चों की तख्लीकी सलाहियत को सराहा जाए, मतलब वो कोई चीज क्रिएट कर रहा है। पियाजे ने क्या कहा है? पियाजे ने कहा है बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, है ना। तो जब उनके साइंटिस्ट को उस नजरिए से बच्चों को देखा जा रहा है तो बच्चे हर काम करने के लिए पहल करेंगे। अब जैसे कोई काम हो रहा है, कोई काम उन्होंने देखा, है ना, कोई काम उन्होंने देखा, या आपने कह दिया, जैसे छोटा बच्चा बैठा हुआ है और आपका 2 बच्चे बैठे हुए हैं। आपके 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक है आपका तकरीबन 15 साल का एक बच्चा है, ठीक है, एक आपका है 15 साल का एक बच्चा है जिससे आप काम हम करवा सकते हैं, और वहीं पर एक छोटा बच्चा है आपका जो कि है 4 साल का, ठीक है। एक 15 साल का यहीं पर बच्चा बैठा हुआ है और वहीं पर एक है आपका 4 साल का बच्चा बैठा हुआ है। तो आप जब कोई काम कहेंगे कि बेटा लाइट बंद कर दो, बेटा लाइट बंद कर दो, है ना, 15 साल वाले बच्चों से कहेंगे, लेकिन 4 साल वाला बच्चा सोचेगा ना कि मैं ये काम कर दूं, मैं ये काम कर दूं, है ना। क्यों? क्योंकि आपने पिछली बार उसकी तारीफ की थी, अरे ये तो मेरा बेटा लाइट बंद कर ले रहा है ना। तो वो सोचेगा कि फिर से मेरी तारीफ होगी, फिर से मेरी तारीफ होगी। तो उस वजह से 4 साल वाला बच्चा उठकर जल्दी काम करने की कोशिश करेगा और 15 साल वाला बच्चा आलसी बनकर बैठा रहेगा। तो ये क्या हो जा रहा है, ये उसके अंदर पहल इनिशिएटिव करने की जो उनकी क्षमता है, जो उसके अंदर यह काबिलियत पैदा हो जा रही है, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि उसने आपको सराहा, आपने उसको सराहा है। अगर वही चीज आप क्या कर देंगे, यही 15 साल का बच्चा बैठा हुआ है और 4 साल का बच्चा बैठा हुआ है, अब आप कह दे रहे हैं कि बेटा लाइट बंद कर दो, तो 15 साल वाला उठकर धीरे धीरे जाकर ऐसे ऐसे करके बंद करेगा। 4 साल वाला जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पिछली बार उसने कोशिश की थी, आप डांट कर बैठा दिए थे उसको, डांट कर बैठा दिए थे उसको, इसी वजह से उसने नहीं कहा। आप गिलास रखा हुआ है, 15 साल वाले बच्चे से बोल रहे हैं कि आप गिलास उठाकर ऊपर लेकर चले जाओ, तो वो उठेगा, लेकर चला जाएगा। वहीं पर अगर वही आपको काम करवाना है और बच्चे की शुरुआत से ही आप तारीफ करते रहेंगे कि हाँ मेरा बेटा काम कर ले रहा है, ये कर ले रहा है, वो कर ले रहा है, तो छोटा बच्चा खुद ही उठकर लेकर दौड़कर चला जाएगा, ऊपर गिलास रखकर चला जाएगा। ये क्या है? ये उसके पहल करने की, यानी पहले काम करने की जो काबिलियत है उसको आपने जगाया है। अगर वो नहीं जगाएंगे तो बच्चा खुद के अंदर ही वो शर्मिंदगी महसूस करेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये काम सिर्फ बड़े लोग करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर कभी कोई भी काम करने के लिए वो हिचकिचाएगा, कोई भी नया काम करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए वो हिचकिचाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपने उसको शर्मिंदा कर रखा है तभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी पहल करने का, पहले काम करने का जो शुरुआत होती है वो आपकी 3 से 5 साल के दरमियान होती है, और जो गिल्ट वाली भावना शुरू हो जाती है, यानी शक और शुबह वाली भावना शुरू हो जाती है, वो 1.5 से लेकर 5 साल, 1.5 से लेकर 3 साल के दरमियान होती है, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, मेहनत और एहसास कमतरी। अब क्या होता है, जब वही बच्चा 6 साल से लेकर 12 साल के दरमियान में आ जाता है तो उसको क्या देखने को मिलता है कि इंडस्ट्री, मेहनत और कामयाबी का एहसास, स्कूल या हुनर में कामयाबी बच्चे को मेहनती बनाती है और वो खुद को काबिल समझता है। वहीं पर इन्फेरियरिटी, एक बार नाकामी हो तो दूसरे में मुआवजा किया जाए तो बच्चे में एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। अब यहाँ से किसका काम शुरू हो रहा है? यहाँ से असातिज़ा का काम शुरू हो रहा है। असातिज़ा जैसे ये हो जाएंगे 6 साल से 12 साल के दरमियान में, जब बच्चा होता है, जैसे 5 साल का नॉर्मली हो जाता है तो बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है। हालांकि एनईपी ने जो बोला है वो 3 साल के में ही बच्चा शुरू कर देगा स्कूल जाना, जिसको बोलते हैं जो 3 साल से जाएगा, पहले वाली एज बोलते हैं ना, पहले एज में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब 6 साल से 12 साल में बच्चा हो जाता है तब वहां पर उसके असातिज़ा काम शुरू होता है। अब असातिज़ा को ये चाहिए, जैसे असातिज़ा को ये चाहिए कि उसका जो काम है, बच्चे ने चाहे गलत काम किया है, चाहे मतलब होमवर्क जो करके लेकर आया है या अपना पेपर कर दे रहा है, तो वहां पर बच्चों की तारीफ करनी चाहिए कि हाँ बेटा तुमने मेहनत की है, तुम्हारा काम अच्छा है, हालांकि थोड़ा सा सही नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है, हालांकि बहुत अच्छा है, मतलब देखो तुम पिछली बार कितने खराब लिख रहे थे, आपकी बार कितना बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। भले से उसने गलत किया है लेकिन आप इतनी तारीफ करके उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मेहनत तो कामयाबी का एहसास होगा कि हाँ मेरी मेहनत का मुझको फल मिला हुआ है। स्कूल या हुनर में कामयाबी बच्चे को मेहनती बनाती है। अब वो सोचेगा कि मुझे जब सर ने कहा है कि पिछली बार मेरा कम था लेकिन अब की बार देखो मैं कितना अच्छा नंबर लेकर आया हूं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं और मेहनत करूंगा, आपकी और 100 में 100 लेकर आऊंगा, 100 में 100 नंबर लेकर आऊंगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, ऐसा बच्चों ने सोचना शुरू कर देंगे। तो ये क्या होगी, आपके एक अल्फाज, आपके एक जुमले बच्चों की
कम मेहनती बना सकते हैं, यानी वो लोग मेहनत नहीं कर रहे थे इतने दिन से, लेकिन आपके एक जुमले मेहनती बच्चों को बना सकते हैं। आपका एक जुमला बच्चों को कामयाबी तक पहुंचा सकता है, और आपका एक जुमला ही बच्चों को नाकामयाब बना सकता है। तो जुमला एक उस्ताद का जितना असरदार होता है बच्चों के लिए, उतना शायद उस्ताद खुद नहीं समझ पा रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। अगर वो चीज़ उस्ताद समझ ले तो कभी भी बच्चे के खिलाफ या बच्चों के पास ऐसी बातें नहीं करेगा जिससे वो डिमोटिवेट हो जाए। आपका एक जुमला, बेटा कल आपने पिछली बार आपने बहुत मतलब आपका ठीक था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, आपकी बार तो बहुत अच्छा किया, कैसे इतने अच्छे कर लिए? तो बोलेगा कि अरे सर मैंने पढ़ा था। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, आपकी और अच्छा करना है ना। तो फिर वो क्या, वो उतने में ही खुश हो गया। आपका एक जुमला ही उसकी खुशी का बाइस बन गया। वो लगातार साल भर तक मेहनत कर सकता है, आपकी एक जुमले से वो साल भर तक मेहनत कर सकता है। आपके एक जुमले से न जाने कितने साल तक वो मेहनत कर सकता है कि आपने उसकी तारीफ की थी। तो ये क्या हो जा रहा है, एक उस्ताद का जुमला हो जा रहा है। तो इंडस्ट्री जो होती है, मेहनत और कामयाबी का एहसास होता है कि आप बच्चों के अंदर ऐसी चीजें पैदा कर दें, ऐसा तारीफ करें उसकी कि वो मेहनती बने। और वहीं पर अगर बाई चांस आप क्या कर दे रहे हैं, अगर बार बार नाकामी हो या दूसरों से मुवाजना किया जाए, आप क्या कर दे रहे हैं, अरे तुम क्या, तुम्हारा देखो 25 नंबर है और वो देखो उसका लड़का जो वो वाला जो फर्स्ट बेंच में बैठता है उसका तो 50 में 50 नंबर है। अब वो क्या सोचेगा कि भाई उसी को पढ़ा ले। फिर वो सोच रहा है कि भाई मेरे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं पढ़ूं, या मेरे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मुझे अच्छा कहा जाए। फिर वो बोलेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा था, कल रात भर जागकर मैं याद करके ले आया हूँ, कल सुबह से मैं याद कर रहा था, लगातार सुबह से मैं टेंशन में हूँ, अभी मेरा एग्जाम हुआ है तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। मेरी मेहनत देखी नहीं, हालांकि मैं नहीं लिख पाया, मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं लिख नहीं पाया, मुझे प्रॉपर याद नहीं हो पाए, लेकिन नंबर से तो मेरी काबिलियत नहीं जची जा सकती ना, या नंबर से ही मुझे डिसाइड नहीं किया जा सकता ना कि मेरे पास कितनी नॉलेज है। वो उसका नंबर आ गया तो अच्छा आ गया तो सिर्फ आप उसी की तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर वहां पर बच्चा क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। अब बोलेगा कि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तब भी मुझे आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं या आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं मेहनत ही नहीं करूंगा फिर भी मेरे 20-25 नंबर आ जाएंगे। तो फिर वहां से मेहनत करना ही छोड़ देगा कि जाओ तुम्हारे में मेहनत ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि अगर बच्चे को नाकामी हुई है तो फिर वो बच्चा दोबारा मेहनत नहीं करेगा। तो इसी वजह से हमारा जो हमारा तालीमी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसने क्या बनाया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक बात ऐसी की गई है जो बोला गया है किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, किसी को फेल नहीं किया जाएगा, किसी को कब तक नहीं फेल किया जाता है, जब तक वो शुरू से लेकर यानी जब पढ़ रहे हैं क्लास 8 फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर 1 से लेकर बच्चे 8 तक फेल नहीं होंगे तो उनके अंदर हाँ ये रहेगा कि मैं 9-10 भी पढ़ सकता हूँ, 11-12 भी पढ़ सकता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, इससे एक तरीके से भावना उनके अंदर रहेगी कि हाँ मैं ये सारी चीज कर सकता हूँ, मैं शुरू से लेकर फेल नहीं हुआ अभी तक तो अब क्या फेल होगा, है ना, इस तरीके का रहेगा। तो इसी वजह से राइट टू एजुकेशन एक्ट में 1 से लेकर 8 तक यानी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक फेल ना करने की नीति अपनाई गई। ठीक है, तो ये यही चीज है, इन्फेरिटी और वर्सेस इंडस्ट्री ही है कि अगर हम लोग बच्चे को कामयाब कर रहे हैं, बच्चे की तारीफ कर रहे हैं तो उसके अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा होगा। और वहीं पर अगर हम लोग उसको डांट दे रहे हैं या उसकी कंपेयर कर रहे हैं कि ये देखो उतना वो वाला लड़का इतना लेकर आया है, तुम एकदम बेकार ही हो, जाहिल ही हो, तो फिर वो क्या करेगा, ठीक है मैं जाहिल हूँ, मैं अगली बार मैं मेहनत ही नहीं करूंगा, मैं चीटिंग करके ले आऊंगा, वो भी चीटिंग करके लेकर आया, मैं भी चीटिंग करके लेकर आऊंगा, मैं मेहनत से नहीं लेकर आऊंगा, इस तरीके की भावना उसके अंदर आ जाएगी। तो फिर वही होगा कि आगे चल के वही बच्चा फिर या तो फेलियर बन जाएगा, या तो ड्रॉप आउट कर जाएगा, स्कूल छोड़ देगा, या तो फिर वही काम करने में लग जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर काम करने में लग जाएगा। आपका एक जुमला ही उसकी जिंदगी बना सकता है, आपका एक जुमला ही उसकी जिंदगी बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो ये उस्ताद का जुमला होता है जो कि बच्चों पर असर इतना करता है। उसके बाद आ जाता है 5वें नंबर पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब यही बच्चा जो होता है 12 साल के बाद से क्या होता है, 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में एडोलेसेंस में रहता है। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब ये एडोलेसेंस आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, है ना, कि एडोलेसेंस क्या होता है, किशोरावस्था इसको बोला जाता है ना, बलोगत जिसको बोलते हैं। तो एज 12 से लेकर 18 साल यानी 12 साल से लेकर 18 साल के अंदर ये एडोलेसेंस चलता रहता है। इसको नौ उम्र बोलते हैं, नौ उम्र नौजवान ये सोचते हैं। अब ये क्या है, नौ उम्र आपको पता है, जैसे हम लोग बोलते हैं नया खून है ना, तो नया खून यही 12 साल से लेकर 18 साल के दरमियान में नया खून बच्चों में रहता है।
ठीक है। अब नया खून कैसे रहता है, क्योंकि वो बचपन से अब निकल रहते रहते हैं और जवानी की तरफ वो लोग आते रहते हैं, तो इसी के बीच में रहते हैं। ना तो वो पूरी तरीके से बच्चे रहते हैं, ना तो वो पूरी तरीके से जवान रहते हैं, है ना, कि वो कह दो उसको ये जवान हो चुका है, नहीं, उसको जवान नहीं कहा जा सकता, ना तो ही उसको बच्चा कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जवान हो रहा है। तो इसके बीच का जो रास्ता रहता है वो हमेशा कंफ्यूजन का रास्ता रहता है। अब यहाँ पर क्या सोचते रहते हैं बच्चे, हु आई एम, मैं कौन हूं, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि मैं हूं कौन, है ना, कि हु एम आई, मैं कौन हूं, इस तरीके से वो सोचना शुरू कर देंगे। मतलब उनको ना तो ये लगेगा, कभी कभी वो सोचेंगे कि मैं बच्चा हूं, कभी कभी वो उनको ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो बहुत बड़े हो चुके हैं, उनके घर में वैसा उनको समझा जा रहा है कि वो बहुत बड़े हो जा रहे हैं, उनके क्लास में, उसको स्कूल में ऐसा समझा जा रहा है कि वो बहुत बड़े हो जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ। एडोलेसेंस में उनकी शनाख्त ही नहीं हो पाती है, उनकी पहचान ही नहीं हो पाती है। अगर उन्हें रहनुमाई मिले तो वो अपनी शनाख्त कायम कर सकते हैं। अगर उनको मिले कि हाँ बेटा तुम ये सारे काम कर सकते हो, और यहाँ पर दिमाग बहुत फालतू उल जलूल हरकतें करता रहता है दिमाग। मतलब यहाँ पर दिमाग को कंट्रोल करना है एक बच्चे के लिए या एक एडोलेसेंस में रहने वाली लड़की या लड़का के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनको गाइडेंस चाहिए, चाहे वो टीचर की गाइडेंस हो, चाहे उसके वालिदैन की गाइडेंस हो। यहाँ पर बच्चों को समझना सबसे बड़ी बात है। अगर आप बच्चे को समझ ले रहे हैं तो फिर ये आप जान लीजिए कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अगर आप बच्चे को यहाँ पर समझ नहीं रहे हैं तो बच्चे यहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। यहीं से बच्चों का दारू पीने की आदत लगती है, जिसको हम लोग शराब बोलते हैं। यहीं से बच्चे किसी भी तरह का नशा भी करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से बच्चे आईपीएस आईएएस के सपने भी देखना शुरू कर देते हैं, उसकी तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं। यहीं से बच्चे डॉक्टर बनने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यहीं से सारी चीज होती है। और हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, हम लोग जैसे जो भी वालिदैन रहेंगे या घर वाले रहेंगे बोलेंगे कि क्लास 10 अच्छा नहीं रहा है, तो फिर ये बच्चा क्या करेगा, क्लास 10 अच्छा रहा, क्लास 12 अच्छा रहा, तो मतलब लड़का पढ़ने वाला है, उसके अलावा पढ़ने वाला, मतलब ये कुछ कर नहीं पाएगा। उसका क्लास 10 जो है वही तो एडोलेसेंस में है, क्लास 12 जो है वही तो एडोलेसेंस में है। जैसे ही वो ग्रेजुएशन में आएगा उसके बाद उसका एडोलेसेंस खत्म हो जाएगा, फिर लेटर एडोलेसेंस आ जा रहा है उसका, या अर्ली एडल्टहुड बोल सकते हो उसका आ जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि अब वो सारी चीजों से निकल गया ना, उसकी एज चली गई। अब वो 19-20 साल का हो गया है, 21-22 साल का हो गया है। अब उसके अंदर उतनी सोचने की चीजें आ जाएंगी, है ना, सोचने आ जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा फिक्र होने लगेगी अपने फ्यूचर को लेकर, ये सारी चीज उनको आना शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो 12 साल से लेकर 18 साल के दरमियान की जो एज है, इन्हें रहनुमाई चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वालिदैन की गाइडेंस चाहिए, उसके भाई बहन की गाइडेंस चाहिए, और उसके स्कूल के उसके असातिज़ा की गाइडेंस चाहिए। वहीं पर इनके अंदर एक और चीज रहती है कि अगर गाइडेंस मिल जा रही है तो इनको अच्छी तरीके से ये अपने एम तक यानी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दूसरे नंबर पर यहीं पर नेगेटिविटी जो रहेगी, किरदार में उलझन। अगर ज्यादा दबाव या गैर वाज़ेह रहनुमाई हो तो नौजवान अपनी शनाख्त और किरदार को लेकर उलझन का शिकार हो जाता है। अब ये क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा हम लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं, या किसी भी तरीके से घर में दबाव पड़ रहा है या स्कूल में दबाव पड़ रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, उसको ये समझ में नहीं आएगा। जैसे हम लोग बार बार उसके दिमाग में डाल रहे हैं कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो ना, तुम्हारे पास इतनी समझ नहीं है। समझ कहाँ से उसके अंदर रहेगी? 12 साल से लेकर 18 साल के बीच का लड़का, अगर हम उसको समझदार कह रहे हैं तो उसके अंदर इतनी समझ ही नहीं है कि वो खुद को समझदार कह सके। उसके अंदर ये सारी समझ नहीं है उसके अंदर। वो कंफ्यूज है, ना तो वो बच्चों की तरह सोच सकता है, ना तो वो बड़ों की तरह सोच सकता है। वो ना तो पूरी तरीके से प्रॉपरली बच्चा है, और ना तो वो प्रॉपरली पूरी तरीके से वो जवान है। तो वो दोनों तरीके से नहीं सोच सकता है। ना बच्चे की तरह वो सोच सकता है कि बच्चे की तरह चलो सोच रहे हैं कि लाओ जो है यहाँ पर मेरे पापा सो रहे हैं, लाओ उनके ऊपर चढ़कर उनको जगा दूं। ना तो वो ऐसा काम करेगा, और ना तो वो ऐसा काम करेगा कि लाओ मेरे घर में पैसे की जरूरत है, लाओ मैं घर में कमाना शुरू कर दूं। ऐसा भी नहीं सोचेगा, दोनों काम नहीं करेगा। न तो वो बच्चों की तरह सोच सकता है कि लाओ मम्मी सो रही हैं, लाओ उनका मम्मी के ऊपर पैर पर चढ़ जाऊं, या उनका बाल खींचना शुरू कर दूं, परेशान करना शुरू कर दूं। ऐसी चीजें वो नहीं करेगा, है ना। न तो वो बच्चे की तरह सोच रहा है कोई भी चीज, न तो वो जवान की तरह सोच रहा है कि मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, लाओ मैं पैसा कमाना शुरू कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। न तो वो इस तरीके, दोनों तरीके से नहीं सोच पा रहा है। तो दोनों तरीके से उसको समझदार कहना बेकार है। और उसके ऊपर अगर हम लोग दबाव डाल रहे हैं, कितने बड़े हो गए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ऊंट की तरह हो गए हो, पहाड़ की तरह हो गए हो, वो सब उसको कंफ्यूज कर रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। न तो वो बच्चा है, न तो वो जवान है। तो यहां पर उसको कंफ्यूजन होने शुरू हो जाएगी। अब वो कहां पर जाएगा? अब वो जाएगा अपने दोस्त के पास। कौन दोस्त के पास? वही दोस्त के पास जो उसकी एज के रहते हैं। अब वही दोस्त उसको क्या करना शुरू कर देंगे, यार तुम्हारे तो ऐसे बोलते हैं, हम लोग ऐसे थोड़ी हैं, है ना,
ये तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। तो अब तुम्हारे खिलाफ ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, या दो दोस्त में लड़ाई हुई, तीसरे दोस्त के पास जाता है, वो भी एडोलेसेंस में है, अब ना तो उसके अंदर सोचने की सलाहियत है, ना वो कोई भी सोच नहीं पा रहा है। अब एक दोस्त के अंदर, एक दो दोस्त में लड़ाई हुई, अब वो क्या हो गया, वो बहस करके शांति से चला गया तीसरे दोस्त के पास। तीसरा वाला दोस्त जाकर बोल रहा है यार तुमसे ये कैसे ऐसे बोल सकता है, तुम्हारी उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये कैसे बोल सकता है। अब वो क्या हो गया, उसकी आंच पा गया वो, अब हाँ बोलेगा कि मेरे से कैसे ये बोल सकता है। अब उसकी ऐसे हो जाएगी कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं लड़ाई कर सकता हूं, मैं हवा में उड़ सकता हूं, ऐसी चीजें उसके अंदर आ जाएगी और फिर वो जाकर लड़ाई करना शुरू कर देगा। ये तीसरा वाला अगर समझदार मिल जाए ना, गाइडेंस प्रोवाइड कर दे, या उसके वालिदैन ने या असातिज़ा रहे, वो बोलने की नहीं बेटा जाने दो, लड़ाई वड़ाई करने कोई अच्छी बात नहीं है, तो उसको लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। अगर मैं बाई चांस लड़ाई कर दे रहा हूँ, सर फोड़ दे रहा हूँ और मैं जेल में चला गया तब, तो ऐसी चीजें तब ये बड़े लेवल पर सोचना शुरू कर देगा। वहीं पर कोई आंच दे रहा है यार तुमको कैसे बोल दिया वो, तो अब तुमको कैसे बोल दिया मैं, फिर वो निगेटिविटी सोचना शुरू कर देगा, फिर जाकर लड़ाई वड़ाई करेगा, और अगर बाई चांस ज्यादा लड़ाई हो जा रही है तो फिर जेल वेल होकर उसका कैरियर खत्म। ठीक है, तो वहीं पर आपको प्रोवाइड करना है बच्चों को। अब यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर पेरेंट्स की होती है, यानी वालिदैन को ध्यान देना है कि मेरा बच्चा किस जगह पर है, मतलब मेरा बच्चा किस जगह पर है, मीन्स कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है, या कितना बड़ा बच्चा हो चुका है। अगर बच्चा बड़ा हो चुका है तो उसको उस अंदाज में डील करना, ये एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं अपने बच्चे को इस तरीके से ध्यान दूं। देखो 18 साल तक अगर बच्चे को कायदे से ध्यान दे दिया जाए तो फिर वो हमेशा खुद का ध्यान दे लेगा, लेकिन 18 साल तक एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो ध्यान दे। समझ में आ गया कि पेरेंट की जिम्मेदारी कि वो जहां जाता है, किससे मिलता है, कैसे दोस्त उसके हैं, किस तरह के उसके दोस्त हैं, है ना, ऐसी चीजें देखना शुरू कर दे। जैसे अगर एक जुमले में बात की जाए तो जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 5 साल तक अगर उसके जो वालिदा हैं वो कायदे से उसकी परवरिश कर दें, और 5 साल से लेकर 18 साल तक अगर उसके वालिद उसकी परवरिश कर दें, तो अपने आप ही बच्चा इतना काबिल हो जाएगा कि वो आने वाले, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो आपकी देख रेख कर सकता है, इतना वो काबिल हो जाएगा। तो 5 साल तक उसके वालिदा को करना है, और फिर 5 साल से लेकर, जैसे ये एक वो बता रहे हैं, ये कहीं की थ्योरी नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि 5 साल तक अगर वालिदा ध्यान दे दे कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, वहां से लेकर जो समाज में बिगड़ता है उससे लेकर जब स्कूल जाना शुरू कर देता है तब से लेकर जब तक वो क्लास 12th में नहीं पहुंच जाता तब तक उसके वालिद अगर ध्यान दे दे कि वो स्कूल में किससे मिलता है, कैसी बातें करता है, तो वो अपने आप ही बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, यानी बच्चा चमकना शुरू कर देगा वहीं से। लेकिन अगर यहाँ पर अगर उसको गाइडेंस नहीं दी गई, और वहीं पर किसी भी तरह के पेरेंट्स को दबाव नहीं डालना है बच्चों पर, जो भी वो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दीजिए, जिस भी तरीके से वो खेलना चाहता है उसको खेलने दीजिए, लेकिन ये गाइड करना है, ये नहीं करना है कि आप एकदम छोड़ दीजिए कि हाँ जैसे बाजार उजार में जानवर उनवर चलते रहते हैं ना उस तरह से, ऐसे भी नहीं छोड़ देना है। खाली ध्यान देना है कि ऐसा काम मत करो, प्यार से समझाना है, जितना प्यार उसको ऊपर बरसा दोगे उतना ही ज्यादा वो समझदार बनेगा। तो यहाँ पर 2 चीजें चलेंगी, आपकी आइडेंटिटी, अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझा ले रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते रहे हैं, तो फिर वो अपनी आपकी शनाख्त कर लेगा। और अगर आप कायदे से उसको नहीं समझे या उस पर दबाव डालना शुरू कर दिए तो फिर वो रोल कन्फ्यूजन में चला जाएगा, किरदार की उलझन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 6ठे नंबर पर, हमारा है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब गुर्बत या तन्हाई, अब यही बच्चा 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान में पहुंच चुका है। वही बच्चा जो हम लोग शुरू किए थे 1.5 साल से लेकर पैदाइश से लेकर 1.5 साल के बीच में शुरू किए थे, एतमाद से शुरू किए थे, और एडोलेसेंस पर अभी तक खत्म कर दिए हैं कि रोल कंफ्यूजन में रहता है या आइडेंटिटी में रहता है, वही बच्चा 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान में पहुंच चुका है। अब वो सारी चीज हम लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रही है, मतलब ये है जैसे हमने अगर हमारा जो जैसे हमने एतमाद वाले में देखा, पहले नंबर पर एतमाद, अगर हमने बच्चों को एतमाद बना दिया, वो हम पर भरोसा करना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर पर हमारे खुद मुख्तारी और शर्मिंदगी में खुद मुख्तार बना दिया है, बच्चों को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। इंटीमेसी में हम लोगों ने उसको क्या कर दिया है, पहल वाला बना दिया है, हर काम को करने का ऑर्डर दे दिया है उन लोगों को, मतलब हर काम करने का उसको आज़ादी दे दी है। शनाख्त वाले में हम लोगों ने क्या कर दिया, शनाख्त में हमने उसका ध्यान नहीं दे पाए, मतलब उसको 12 साल से लेकर 18 साल के दरमियान हमने उसको ध्यान नहीं दे पाए, हम लोग उसको छोड़ दिए, वैसे आज़ाद छोड़ दिया, हमने उसको ध्यान नहीं दे पाए। अब उसमें क्या हो जाएगा, बच्चा जो जब उसके अंदर इतनी शनाख्त नहीं रहेगी, उसकी पहचान नहीं रहेगी, अब वो रोल कंफ्यूजन में चला गया है। अब उसने अपना कैरियर क्या कर लिया है, बिगाड़ लिया है ना, लड़ाई वड़ाई करने वाला, या ऐसा हो गया है कि वो करने वाला हो गया है, क्या बोलते हैं, नशा वशा करने वाला हो गया। अब उसने अपने आप को क्या कर लिया है, प्रॉपरली बिगाड़ लिया है। अब अगर वो बिगाड़ रहा है, अब बच्चा अगर अपने आप को बिगाड़ लिया है, प्रॉपरली बिगाड़ लिया है, तो आपको अब क्या करना है,
अगर वो बच्चा बिगड़ा और या वो बच्चा बना, दोनों चीज को दिमाग में चलिए कि बच्चा बन गया या बच्चा बिगड़ गया। अब ये सारी चीज का असर आने वाले टाइम पर पड़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने 4 साल की एज में कोई और हरकत की है और वो हरकत हमारे ऊपर जो रहेगी वो 10 साल में खत्म हो जाएगी। नहीं, वो सारी चीज हमको मिलती रहेगी, वापस मिलेगी, वो सब हमारे ऊपर चलती रहेगी। तो अगर हमने यहाँ पर शनाख्त हासिल कर ली है, मतलब अच्छे तरीके से अपने बच्चों को गाइड कर दिया है, तो वो आगे चल के उसी तरीके से रहेगा। अगर मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है और बच्चा क्लास 10th में लेकर आया है, 100 में 100 नंबर लेकर आया, तो वो क्या 100 नंबर आगे चल के खत्म हो जाएगा? नहीं, उसके साथ ही रहेगा वो, है ना। तो ठीक इसी तरीके से जो भी चीजें उसके दिमाग पर हावी हुई थी, उसके एडोलेसेंस में, उसके बालिग होने के दौरान जो भी चीजें हासिल हुई थी, वो चीज आगे चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। तो अब 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान जो होगा, अगर बच्चा अच्छी तरीके से पला बड़ा या बच्चे को हम लोगों ने गाइड किया अच्छी तरीके से, वालिदैन ने उसके गाइड किया, टीचर ने उसके गाइड किया, तो बच्चे के अंदर क्या तब्दीली आएगी, और अगर गाइड नहीं किया गया है तो बच्चे के अंदर क्या तब्दीली आएगी, वो देखते हैं। तो इंटीमेसी यानी गुर्बत वर्सेस आइसोलेशन। अब क्या होता है गुर्बत, वो ताल्लुक। तो जब शनाख्त मजबूत होती है, जैसे हमारी आइडेंटिटी मजबूत हो जाती है, तो इंसान दूसरों के साथ मजबूत और गहरे ताल्लुकात कायम कर सकता है। वहीं पर आइसोलेशन क्या होता है, अगर शनाख्त गैर वाज़ेह हो या ताल्लुकात से डर लगे तो इंसान तन्हा हो जाता है। अब देखो यहीं पर ऐसा हो जाएगा कि हमारे जो जैसे हमारे आसपास के जो लोग थे, उन्होंने हमेशा हमसे कहा है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम एकदम बेकार हो। जब मैं 10th में था तो मुझसे बोल रहे थे कि सब बेकार हो, एकदम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा है। तो फिर वो क्या, उसके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ गई हैं। अब वो जब 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान आ रहा है, तो अब वो किसी भी तरीके से किसी से रिश्ता ही नहीं बनाना चाहता है। मतलब अब वो अकेला रहना शुरू कर देता है कि मैं दुनिया में, मैं समझ लो दुनिया पर बोझ हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरीके से उसके अंदर क्या हो जाएगी, आइसोलेशन आ जाएगी। और अगर वो वहां पर मजबूत हो चुका है, उसका इमोशनली मजबूत हो चुका है और मेंटली वो बहुत प्रिपेयर हो चुका है, मजबूत हो चुका है, तो उसके अंदर क्या काबिलियत आ जाएगी, वो सोचेगा कि नहीं, अब मुझे एक दूसरे के साथ रिश्ता भी बनाना चाहिए, मजबूत रिश्ते बनाने चाहिए। वहीं पर क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे बच्चे की शादी होती है ना, अगर हम लोग शुरुआती दौर में 18 साल तक हम लोगों ने उसको प्रॉपरली गाइड नहीं किया है, तो 18 साल के बाद जब भी उसकी शादी होगी तो फिर वो किसी के साथ रह ही नहीं पाएगा, है ना। किसी के साथ वो अपनी चीजों को शेयर भी नहीं कर पाएगा, या उसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजार ही नहीं पाएगा। और अगर मजबूत हो जा रहा है तो आराम से जिंदगी गुजार दे रहा है, और अगर मजबूत नहीं हो पा रहा है, अपने इमोशनली वो मजबूत नहीं हो पा रहा है, उसको लग रहा है कि मैं बेकार हूं, तो वो सोचेगा कि जब मैं बेकार हूं तो मेरे साथ रहने वाला इंसान को मैं किस तरीके से खुश रख पाऊंगा। तो फिर वो तन्हा ही रह जाता है, हमेशा वो फिर आइसोलेशन में ही चला जाता है। बहुत से ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो लोग अभी तक शादी नहीं किए हुए। उसकी वजह क्या हो सकती है, हो सकता है कि वो आइसोलेशन में हो सकता है कि वो उनका जो एडोलेसेंस से गुजरा हो, वहां पर उन लोगों को बहुत जहनी दबाव पड़ रहा होगा कि एडोलेसेंस में तुम कश कर नहीं पाओगे, या यहीं पर ये हो जाएगा, लड़कियों को बोलना शुरू कर देते हैं तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, या तुम्हारे गोरी नहीं हो, ऐसी चीजें शुरू हो जाती है। तो फिर वो आइसोलेशन में चली जाती है। फिर उनको लगता है कि शादी वादी अगर मैं करूंगी कि मैं हमेशा परेशान रहूंगी, है ना, क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। और वहीं पर अगर हम लोग एडोलेसेंस में उसको कहना शुरू कर दें कि बेटा अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम मरते इंसान को बचा सकती हो, तुम डॉक्टर बन जाओगी अगर, है ना, तुम पूरे समाज को अच्छा कर सकती हो अगर तुम टीचर बन जाओगी। तो ऐसी चीजें अगर हम लोग उसको समझा दे रहे हैं, तो उसको फिर उसका रंग, उसका चेहरा, वो सब उसको मतलब ही नहीं रहेगा। फिर उसकी अपनी काबिलियत से मतलब रहेगा कि मैं डॉक्टर हूं और मैं मरते हुए इंसान को सांसें दे सकती हूँ, इतने मेरे अंदर काबिलियत हो जाएगी। मैं पूरा समाज, अगर कोई पूरा समाज मेरा बिगड़ रहा है तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत रहेगी कि मैं टीचर हूं, मैं सबको पढ़ा सकता हूँ, मैं नई जिंदगी दे सकता हूँ। इस तरीके की बातें उसके अंदर आ जाएंगी। तो वहीं पर अगर हम लोग एडोलेसेंस में उसको ऐसा करने देंगे कि तुम काले हो, या तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम बहुत बदसूरत हो, तुम्हारा पैर नहीं है, तुम्हारा हाथ नहीं है, तुम्हारी आंख सही नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आइसोलेशन में चले जाएगा। आने वाली उम्र में वो हमेशा तन्हा रहना पसंद करेगा कि मैं किसी के लायक नहीं हूं। और वहीं पर अगर आप ये कह दे रहे हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर कोई भी कमी है ना, पढ़ लो, तुम पूरा समाज तुमको देखेगा, सरकारी नौकरी लगवा लो, अभी देखो रिश्ते चल के आएंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर काबिलियत पैदा हो जाएगी। फिर उसको लगेगा कि नहीं, मेरे पास एक मजबूती है। तो ये होता है आपका एडोलेसेंस में आपकी शनाख्त करना, यानी आइडेंटिटी करना और रोल कंफ्यूजन होना, और वही का असर आपका इंटीमेसी और आइसोलेशन पर पड़ता रहता है। ठीक है, जो 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होता रहता है। अब उसके बाद 18 साल के लेकर 40 साल के दरमियान तक जब हम लोग पहुंच गए हैं, तो उसके बाद 7वें नंबर पर आपका है तख्लीक पजीरी वर्सेस जमुन, यानी जनरेटिविटी और स्टेग्नेशन। अब ये 40 साल से लेकर 65 साल के बीच में, यानी 65 साल के बीच में होता है। इसको मिडिल एडल्टहुड भी बोला जाता है। तख्लीक पजीरी, जनरेटिविटी, उत्पादनशीलता जिसको बोलता है।
अब ये क्या होता है, इस मरहले पर इंसान माशरे के लिए कुछ करने, बच्चों को परवरिश या दूसरों की रहनुमाई का जज्बा रखता है। अब वो सोचता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा है और जिंदगी मौत का क्या भरोसा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा सामाजिक काम कर ले रहा हूँ। 40 साल से लेकर 65 साल के बीच में ये सोचेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई काम कर दूं, मैं क्या कर दूं, समाज के लिए कोई काम कर दूं, मेरा जो नॉलेज है वो किसी के काम आ जाए, इस तरीके की वो भावना सोचना शुरू कर देगा। तो वो क्या हो जाएगा, ये जनरेट कर रहा है, जनरेटिविटी है उसके अंदर। और वहीं पर स्टैग्नेशन के अगर बारे में बात करें तो अगर जिंदगी में कोई मकसद या सरगर्मी ना हो तो इंसान मायूस और खुदगर्ज हो जाता है। वहीं पर अगर जैसे कोई लोग शादी नहीं कर रहे हैं, है ना, या किसी की तरह की उनके अंदर ऐसे थे जो एडोलेसेंस में सही तरीके से उनकी गाइडेंस नहीं हुई, तो फिर वो हमेशा अकेले रहेंगे। तो फिर वो क्या, वो जिंदगी से वो मायूस इंसान है। फिर वो 40 साल के 40 साल से लेकर 65 साल की एज में भी वैसे ही मायूस रहेंगे। वहीं पर अगर उस इंसान ने कुछ किया है, अपनी लाइफ में कुछ कर रखा है, तो फिर वो क्या सोचेगा, वो अपनी इंसान में वो अपनी लाइफ में ये सोचता रहेगा कि हाँ मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। जैसे मैंने अभी इतने दिन तक मैं पैसा कमाया हूं, ये किया हूं, वो किया हूं, वैसे मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ कर लेना है। तो ये क्या है, ये जनरेट करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ तखलीक पजीरी में वो जा रहा है कि मुझे 40 साल के लेकर 65 साल की एज में मुझे क्या कर देना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। हेलो, क्लास चल रही है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो स्टेग्नेशन वर्सेस तखलीक पजीरी में आ जा रहा है। फिर इस मरहले पर इंसान माशरे के लिए कुछ करने को सोचता है, बच्चों को परवरिश या दूसरों की रहनुमाई का जज्बा रखना शुरू कर देता है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैंने बच्चे को अच्छे तरीके से पाला है तो फिर उसको और समाज को मैं कुछ करने की कोशिश करना शुरू कर दूंगा। यानी बच्चे अगर एडोलेसेंस में अच्छे तरीके से पले रहेंगे और फिर वो 18 साल से लेकर 40 साल की एज में कुछ करने वाले होंगे या कुछ किए होंगे, अच्छी पॉजिटिव उनकी थिंकिंग रही होगी, पॉजिटिव उनकी गाइडेंस मिली होगी, तो फिर वो 40 साल से लेकर 65 यानी 65 साल की एज में समाज के लिए, माशरे के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करने की सोचते रहेंगे। ठीक है, वहीं पर अगर नहीं किए होंगे या उनकी परवरिश कायदे से नहीं हुई होगी, उनको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की गई होगी, उनको हमेशा से तन्हा रखा गया होगा, तो स्टेग्नेशन यानी 65 साल की एज तक भी वो तन्हा रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका ईगो इंटेग्रिटी, और उसके बाद आता है डिस्पेयर। ईगो इंटेग्रिटी यानी डिस्पेयर। अब देखो ये क्या होता है, आना की तकमील। अब 65 साल के अगर हो जा रहे हैं, इसको ओल्ड एज हम लोग बोलते हैं, यानी बूढ़े लोग जो हो जाते हैं। अब वही बच्चा जो पैदाइश से शुरू हुआ था, 1.5 साल से शुरू हुआ था, वो बच्चा बूढ़ा हो चुका है। अब वो 65 साल की एज में जो बूढ़ा एज हो जाती है, उसमें अगर इंसान अपनी जिंदगी पर फख्र महसूस करे तो उसे सुकून और इत्मीनान मिलेगा। मतलब मैंने कुछ कर लिया, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ कर लिया है, मैंने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है, मैंने नाम पैदा किया है। ऐसे आप लोग अगर ऐसे एज के बच्चे अब क्या बूढ़ों से मिलेंगे, ऐसे एज के लोगों से मिलेंगे, तो अब उनके अंदर क्या चीजें आ जाएंगी, वो ना इंसान ऐसा करेंगे, अरे मैंने इतने लोगों को पढ़ाया है। अगर जैसे अगर आना रहेगी, जैसे कुछ लोग रहते हैं कि पढ़ाने के बाद जैसे ये रहता है कि नहीं जताते नहीं है ना, कुछ लोग जताने वाले रहते हैं। तो लोग ऐसे रहेंगे कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसे ये जताने वाले लोग ना भी रहेंगे, बार बार घमंड करने वाले लोग ना भी रहेंगे, फिर भी ये कह सकते हैं ना कि अगर वो नाम आ रहा है कि अरे ये लड़का देखो यहाँ पर नौकरी कर रहा है, अरे वो तो मेरा ही पढ़ाया हुआ है। अब वो चाहे खुशी से कर रहे हैं, चाहे घमंड से कर रहे हैं, अगर एक उस्ताद का बच्चा अगर पढ़ाया हुआ है और वो नौकरी लग जा रहा है तो उसके लिए घमंड की बात तो है ना। तो वो बताना कोशिश करेगा कि देखो मैंने ये काम किया, मैंने अपनी लाइफ में मैं ये सब काम कर चुका हूं, मैंने इतने बच्चों को नौकरी लगवाई है पढ़ा कर, मैंने आज तक न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचा ली है, मैं डॉक्टर था, है ना। तो ऐसी चीजें उनके अंदर आ जाएंगी। अब वो खुश रहेंगे, यही सोच कर अपनी जिंदगी पर फख्र महसूस करेंगे कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कर लिया है, मैंने हजारों लोगों की नौकरी लगवा दी है, मैंने हजारों लोगों को पढ़ाया है, मेरे पढ़ाए हुए लड़के आज कितने जहां नौकरी कर रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए लड़के आज नौकरी वो डॉक्टर हो गए हैं, मेरे पढ़ाए हुए लड़के IPS IAS है। अब इसी में वो खुश रहेगा, उसको खुश रखने के लिए कुछ और चीज नहीं है, इसी में वो खुश रहेगा। और अगर बाय चांस अगर ये सारी चीज उसने नहीं की है या कुछ हासिल नहीं किया जिंदगी में, तो वो जिंदगी भर वो पछतावा और नाकामयाब में मुब्तला रहेगा। अगर जिंदगी में पछतावे और नाकामियां हो तो इंसान मायूस और गमगीन रहता है। मतलब ये उसको फिर क्या रहेगा कि उसको लगेगा कि मैंने पूरी जिंदगी बेकार कर दी है, मैंने जिंदगी में कोई चीज हासिल नहीं की है। तो ये हो जाएगा आपकी पूरी जिंदगी। एक जो इंसान की जिंदगी होती है वो किस तरीके से निर्भर रहती है, हर तरह से। एरिक इरिक्सन के हम लोगों ने पढ़ा, एरिक इरिक्सन के जो थ्योरी है उसको हम लोगों ने पढ़ा।
और इरिगेशन की थ्योरी में कंप्लीट आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं कि क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। आपको यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी, यानी आप वालिदैन बनेंगे, आप टीचर खुद बनेंगे, आप वालिदैन भी बनेंगे। तो आप ये सारी चीज़ आप सिर्फ, आपको हमारी ये सजेशन है, हमारी ये सलाह है, सिर्फ इसको पढ़ने के लिए या सिर्फ आप एग्जाम पास करने के लिए इसको मत पढ़िए। ये जो इरिगेशन वाली ये थ्योरी है, ये हमारी पर्सनली हमारी बहुत पसंदीदा ये थ्योरी है। वजह क्या है? वजह ये एक इंसान की जिंदगी बनाने का जरिया बता दिया गया है, चाहे वो जिंदगी में हमारा हमारा पर्सनल बेटा हो, हमारा खुद का बेटा हो, या फिर वो किसी और लड़का हो। जब हम उस्ताद रहेंगे तो फिर वो न जाने हजारों लोग, न जाने कितने लाख लोगों से हम लोग रोज मिलेंगे, और हमारा एक जुमला, हमारी एक सोच, हमारी एक गाइडेंस न जाने कितने लाख लोगों की जिंदगी बदल सकती है ना। कोई बुरे रास्ते पर जा रहा है, हमारा समझाना उसको अच्छे रास्ते पर लेकर आ रहा है। हमारी पढ़ाई, हमारे बात, हमारे हमारे जुमले किसी को अच्छे रास्ते पर लेकर आ जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छी तरह से बच्चों को गाइड कीजिए। बच्चों से जो हमने बताया कि एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 वाला, उसको पढ़िए, वो भी आपकी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और ख़ास तौर से इरिगेशन की थ्योरी ज़रूर पढ़ लीजिए। ये आपको अपने बच्चे पालने में और साथ ही साथ में समाज में जो भी बच्चों को आप पढ़ाएंगे, सारी ज़िंदगी को बनाने में आपकी मदद करेगी। जब आप आएंगे ईगो इंटेग्रिटी में, जब अना की तकमील में आप आएंगे, तो आप घमंड से कहेंगे कि मैंने ये सारे बच्चों को पढ़ाया है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नौकरी कर रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज पुलिस में हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आईपीएस हैं, आईएएस हैं। इस तरीके की बातें आप करेंगे, है ना। तब ये बातें करने में ये जो घमंड आपको महसूस होगा ना कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें की हैं, ये घमंड महसूस कराने के लिए आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छे तरीके से अपने आसपास रहना पड़ेगा। आपके आसपास जो आपके शागिर्द हैं या आपके जो खुद के बच्चे हैं, उनसे आपको अच्छे तरीके से तालमेल बनाने होंगे, ऐसा ना हो। और एक चीज आपको बता दें कि एडोलेसेंस में जब बच्चे रहते हैं, जब आपके जो ये शनाख्त और रोल कंफ्यूजन में बच्चे रहते हैं, तो वो हमेशा वालिदैन के खिलाफ हो जाते हैं। उनको लगेगा कि मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे वालिद हैं, जो मेरे मम्मी पापा हैं, वो बेवकूफ़ हैं। वो उनको ऐसा लगना शुरू कर देगा। तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा दब कर नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से आपको काम करना है। भले से वो लड़का आपके खिलाफ है, या जिसको बोलते हैं बागी, जो नई उम्र के जो भी लड़के रहते हैं वो क्या रहते हैं, बागी हो जाते हैं। मतलब 12 साल से लेकर 18 साल के दरमियान आप अगर उनके पक्ष में बोलेंगे, उनके लिए बोलेंगे, तो वो आपको इतना मोहब्बत देंगे, इतना प्यार देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। और वहीं पर अगर आप बच्चे के खिलाफ हो गए या कुछ ऐसी बात बोल दिए जो बच्चे को पसंद नहीं है, तो वो हमेशा आपसे बगावत किए रहेंगे, और वहीं पर वो वालिदैन के खिलाफ रहते हैं। मतलब जितने भी एडोलेसेंस में ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे रहेंगे, वो वालिदैन के खिलाफ ही रहेंगे। उनको ऐसा एक डॉक्टर, वो है डॉक्टर विकास दीप कीर्ति, उन्होंने एक बार अपने उसमें बताया, ऐसे इंटरव्यू में बता रहे थे कि जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि मेरे वालिदैन जो है, मेरे जो मम्मी पापा हैं, वो सारी चीज़ जान रहे हैं। उनको कोई भी छोटी छोटी चीज़ रहे कि वो आकर अपनी मम्मी से बहुत सवाल करेंगे, बहुत अपने पापा से बहुत सवाल करेंगे, जो उसके अब्बू रहेंगे या उसकी अम्मी रहेंगी, उन लोगों से बहुत सवाल करेंगे। जैसे ही बच्चे जवान होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको लगेगा ना कि मैं बहुत पढ़ लिख लिया हूँ, मेरे जो वालिदैन हैं वो बेवकूफ़ है, मतलब इनको कोई नॉलेज वॉलेज है नहीं, या पढ़े लिखे नहीं है, या पुरानी सोच के हैं, इनको कुछ पता वता है नहीं, ये ऐसा सोचना शुरू कर देंगे। और वही जैसे ही खुद वालिदैन बनेंगे, वो जैसे ही खुद वो उनके लड़के हो जाएंगे, जैसे ही वो 40 साल के दरमियान पहुंचेंगे या 35 साल के दरमियान पहुंचेंगे, फिर से उनको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मेरे जो वालिदैन थे वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को मैनेज कर रहे थे, अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अपने बच्चों को मैनेज करूं, अपने वाइफ को मैनेज करूं, मेरे वालिदैन कैसे मैनेज कर रहे थे। उनको लगेगा कि अब मेरे वालिदैन जो हैं वो बहुत समझदार थे। अब उनको एहसास होना शुरू हो जाएगा, जब उनके ऊपर वो सारी चीजें गुजरेंगी, तब उनको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, जो मेरे वालिदैन जो मुझे पाल रहे थे वो बहुत समझदार थे। जो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जो एडोलेसेंस में गुजारी है, जो मैं अपने वालिदैन के खिलाफ अपने दोस्तों से बात कर रहा था, जो वालिदैन के खिलाफ मैं इनसे उनसे बोल रहा था, वो चीज़ें वो अब उनको एहसास होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में।